हेलो गाइस। कल संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली कोचिंग रियलिटीज एक्सपोज। उनमें उन्होंने कुछ कोचिंग्स की मेजर प्रॉब्लम्स की बात करी और कुछ एक उसका सॉल्यूशन दिया यूट्यूब पे ब्रॉडकास्टिंग फ्री वाला। लेकिन क्या ये रूट कॉज है? मेरे हिसाब से नहीं। आज मैं इस वीडियो में उस रूट कॉज की बात करने वाला हूँ जो कोचिंग रियलिटीज का रूट कॉज है। कोचिंग का रूट कॉज क्या है, दूसरा इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उनकी बात करते हैं। संदीप सर ने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स बताई थी, बस मैं एक लाइन में उन पर बात कर लूँ। उन्होंने मेजर प्रॉब्लम बोली कि जो गरीब के बच्चे हैं वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरा उनकी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि 10 कोचिंग एक ही टॉपर का फोटो लगा देती है। तीसरा उनकी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो टीचर्स हैं वो जो मोटिवेटर टीचर्स होते हैं उनके नाम पे बच्चे कोचिंग में जाते हैं लेकिन वो वहाँ पे टीचर्स उनको मिलते नहीं है। चौथी उनकी मेजर प्रॉब्लम ये थी कि जो कोचिंग होती है उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। इसके अलावा एक उनका जो सॉल्यूशन था वो ये था कि जो भी आपका कोर्स है आप उसे यूट्यूब चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और संदीप सर को भी पता होगा ये चीज कि भाई ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसका फिर दोबारा से मैं बोलने वाला हूँ कि रूट कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, उस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। संदीप सर के कुछ आर्गुमेंट्स का पहले मैं काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि रेशियो सक्सेस कोचिंग का बहुत कम होता है। मान लीजिए एक कोचिंग में 1000 बच्चे हैं, 1000 में से 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए। यूपीएससी कोचिंग की बात करते हैं, 990 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन कभी हमने आप बोल दिया कि कोचिंग का सक्सेस रेट 0.01% है क्योंकि 10 हुए 1000 में से। लेकिन कभी हमने उन 10 और जो बाकी 990 बच्चे या एस्पिरेंट बच्चे उनकी रिसर्च करी है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 10 बच्चों का आप टाइम टेबल देखो कि भाई इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी, ये सोशल मीडिया पे कितने अवेलेबल रहे, इन्होंने घर से कितनी दूरी बनाए रखी, या बाकी बाकी पर्सनल कुछ है ना। अब आप उन 990 बच्चों पे रिसर्च करो कि भाई इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई करी, इन्होंने सोशल मीडिया पे कितना टाइम दिया, ये इन्होंने क्या क्या किया लाइफ में। अब आप देखोगे कि 10 बच्चों ने कुछ डिफरेंट किया। यानी कि इसमें कोचिंग की गलती थी या उस एस्पिरेंट की गलती थी जिसने पढ़ाई नहीं करी? कोचिंग ने सेम मटेरियल दिया, कोचिंग ने आपको सेम टीचर्स दिए, कोचिंग की गलती कहां से हुई इसमें? अब आप बोलोगे कि ये तो कोचिंग के साथ जा रहा है। नहीं, कोचिंग के खिलाफ ही हूं, लेकिन कैसे हूं वो समझिए। आधे सच के माध्यम से कोचिंग को ऐसे बदनाम करके कोचिंग खत्म नहीं होने वाली, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, दूसरे सच पे आते हैं। उन्होंने टीचर्स को देख के बोला कि टीचर्स को देख के बहुत सारे स्टूडेंट जो है, एस्पिरेंट जो है, वहां पे एनरोल करा लेते हैं कि जैसे ये वाला टीचर है, कोई बोलता है ना राजा बनोगे तुम, राजा पावर आनी चाहिए तुम पे, है ना। उसको देख के वो वहां पे एनरोल करा लेते हैं, लेकिन वो टीचर वहां पर कोई अवेलेबल नहीं होते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ना। अब यहाँ पे संदीप सर का सॉल्यूशन ही फेल क्यों होता है उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ, जो उनका यूट्यूब ब्रॉडकास्ट वाला सॉल्यूशन था। एक कभी ध्यान से देखिएगा कि वो बच्चे पढ़ने नहीं जाते वहां पे। वो एस्पिरेंट अवध ओझा सर से पढ़ने नहीं जा रहे, उनसे मोटिवेशन लेने जा रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर से पढ़ने नहीं जा रहे, मोटिवेशन लेने जा रहे हैं। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, है ना, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मैं कैसे बोल सकता हूँ ये किसी के लिए कि भाई तुम पढ़ने नहीं जा रहे, तुम मोटिवेशन लेने जा रहे हो। मैं इसका आपको एक प्रूफ देता हूँ। आप अवध ओझा सर का यूट्यूब चैनल जाके देखिए, ये आपको सामने दिख रहा है। अवध ओझा सर की शुरुआत हुई 7.3 लाख व्यूज से और लास्ट में व्यूज घटते गए 44,000, 41,000, 11,000, 10,000। यानी कि उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, व्यूज घटते गए। उन्होंने मोटिवेशन देना बंद किया, व्यूज घटते गए। अगर संदीप सर आप बोल रहे हो कि यूट्यूब पे कोर्स फ्री करने से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो यूट्यूब पे कोर्स फ्री था ना, वो पढ़ा रहे थे ना, यहाँ पे व्यूज कम क्यों हुए? चलो ये बात छोड़ देते हैं। एक बहुत बड़ा चैनल लेते हैं दृष्टि आईएएस इंग्लिश का, सामने स्क्रीन पर देख लो आप। दृष्टि आईएएस इंग्लिश के टोटल सब्सक्राइबर 32 लाख प्लस। इनके टीचर के व्यूज देखो आप, 1.8 के, 2.1 के, 1 के, ये इनके व्यूज हैं। 32 लाख में से मात्र 2000, और जो डेली आज की करंट डेट में चल रहा है, ये इनके व्यूज आ रहा है यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करने के बावजूद भी। ठीक है, तीसरा नाम लेता हूं मैं, बाजीराम का ऑफिशियल चैनल उठा के देखो, सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2.5 लाख सब्सक्राइबर बाजीराम के, व्यूज कितने? 5000, 6000। विजन आईएएस ऑफिशियल चैनल देखो, 16 लाख सब्सक्राइबर है, व्यूज कितने? 5.7 के, 6 के। ठीक है, इसके अलावा और लेते हैं टीचर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। विजन आईएएस के एक्स टीचर, नेक्स्ट आईएएस के प्रेजेंट में टीचर आशीष सर पॉलिटी पढ़ाते हैं। ट्रस्ट आईएएस नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। टोटल सब्सक्राइबर 18,000 और इनके शॉर्ट पे व्यूज कितने आ रहे हैं? 562, 596, 640, 420, ये इनके व्यूज हैं। लेकिन उसी पे अगर ये मोटिवेशन देने लगे, अवध ओझा सर का मोटिवेशन मिलने लगे, तो व्यूज कितने आएंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, है ना, 1 करोड़, 2 करोड़, वो व्यूज हैं। प्रतीक नायक सर अनअकैडमी में एक्स बाजीराम टीचर है, बाकी कहीं कहीं पढ़ाया होगा पता नहीं, इनके व्यूज है 1002, ये आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, टोटल सब्सक्राइबर कितने इस चैनल पे? 3,11,000 सब्सक्राइबर है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं। स्टडी आईक्यू आईएएस सर, आप जो बोल दो ना कोर्सेज फ्री कर दो, स्टडी आईक्यू आईएएस पे आप चैनल पे जाके देखो कितने कोर्सेज इन्होंने फ्री में सीरीज चला रखी है। टोटल सब्सक्राइबर सुन के दंग रह जाओगे, 1,61,00,000, यानी कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं। व्यूज कितने आ रहे हैं? 12,000 से शुरुआत हुई है ज्योग्राफी के कोर्स की, 5.7 के, 3.1 के, 4.9 के, ये इनके व्यूज हैं।
लास्ट वीडियो 21 दिन पहले आई थी, 4 दिन पहले आई थी और उस पर 3.3 के व्यूज हैं। चलो अवध ओझा की ले लेते हैं। अवध ओझा की बात मैंने कर ली। इसके अलावा एक धर्मेंद्र चाकड़, हिंदी के बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, लगभग 2.91 लाख सब्सक्राइबर इनके आसपास हैं। इन्होंने ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च किया। इनके व्यूज कितने आए? 1000, 2000, 3000, 4000, ये इनके व्यूज की सच्चाई थी। यानी कि इससे मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं कि कोर्स को अगर आप यूट्यूब पे फ्री कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्स बेनिफिट देगा। दूसरा, मान लो आपने कोर्स फ्री में यूट्यूब पे कर भी दिया, टीचर किसी कोचिंग में जाके क्यों पढ़ाएगा? समझ लो, टीचर किसी कोचिंग में जाके एक सिस्टमैटिक वे में क्यों पढ़ाएगा? वो तो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेगा ना भाई, है ना? वो तो अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने लगेगा। यानी कि कोचिंग बंद हो रही है क्या? फिर टीचर पढ़ाएगा? अगर उसे दिखेगा कि एक टीचर जो यूपीएससी आईएएस की नौकरी छोड़ के एक पढ़ाने वाली इंडस्ट्री में आता है, किस लिए आता है? कि उसे पैसा मिल रहा है। साफ बात है, पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए आता है ना। उसके पास नॉलेज है, प्लस वो नॉलेज का यूज करते हुए पैसा कमा रहा है। आपने इंडस्ट्री बंद कर दी, अब पढ़ाने कौन आएगा? पढ़ाने कौन आएगा? वो तो आना नहीं जिसका सिलेक्शन हुआ है। अब आएगा पढ़ाने वो बंदा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो बहुत कम लेवल में है कि भाई कोई भी पढ़ा लो, अब तो जाके पैसा तो मिलना नहीं, सब एक लेवल पे आ गए, ठीक है, किसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो जाके पढ़ा लेगा। यानी कि कोचिंग बंद हुई क्या? नहीं, कोचिंग बंद नहीं हुई। यूट्यूब पे मान लो कोई, आप यूट्यूब पे जबरदस्ती थोड़ी ना कर लोगे कि भाई कर, तू इसे यूट्यूब पे ऑनलाइन कर, ब्रॉडकास्ट कर। आप कौन होते हो उसे बंद करवाने वाले? आप कौन होते हो उससे कहने वाले कि यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करो? अगर वो कंटेंट अच्छा दे रहा है, बच्चे उसमें जाएंगे, आप नहीं रोक सकते उस चीज को, ठीक है। आप एक बस मोरल वैल्यूज डाल सकते हो, आप एक एथिक्स अप्लाई कर सकते हो कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब होना क्या चाहिए, बात ये आती है होना क्या चाहिए। इससे पहले संदीप सर आपसे एक और बात कर लेते हैं। आपने एक और चीज बोली यहाँ पे कि पॉवर्टी वाली बात, कि बच्चे गरीब है, 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। लेकिन इससे पहले आपने टॉपर्स वाला पॉइंट दिया था कि एक टॉपर जो है वो 10 कोचिंग में है। सर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, है ना, और 10 लोग बोले कि संदीप माहेश्वरी मेरे भाई, संदीप माहेश्वरी मेरे भाई, संदीप माहेश्वरी मेरे भाई। मैं कितना भी गांव से जाऊं, मैं पहले आपकी रिसर्च करूंगा ना कि आप असलियत में हैं किसके भाई। मैं कितना भी गांव से जाऊं, अगर 10 टॉपर, एक टॉपर 10 कोचिंग सेंटर्स में लगा हुआ है, तो मैं पहले रिसर्च करूंगा ना कि ये टॉपर असलियत में कहां से था। और अगर आप वो रिसर्च नहीं कर पा रहे तो आप कैसे ये महसूस कर पा रहे हो, आप कैसे ये रियलाइज कर पा रहे हो कि इसकी क्रिटिकल थिंकिंग इतनी डेवलप है कि ये यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम निकालने की कोशिश कर सकता है? कैसे आप ये सोच सकते हो? यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग भी तो वहां पे आप देखो ना, उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग देखो। मैंने मान ली ठीक है गांव का बच्चा है, नहीं हो पाती इतनी क्रिटिकल थिंकिंग, इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है फिर उसी रिसर्च करने का? बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, टॉपर्स के ब्लॉग होते हैं, एस्पिरेंट के ब्लॉग होते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। वो चीख चीख के हर कोचिंग की रियलिटीज बता रहे होते हैं कि भाई यार इस कोचिंग में ये रियलिटी है, यहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है, यहाँ का कंटेंट अच्छा है, यहाँ की ये क्लासेस अच्छे हैं, यहाँ के ये टीचर्स अच्छे हैं। क्या हम उसे नहीं देख सकते? एक डीकेटी डेली नॉलेज ट्रैक करके यूट्यूब चैनल है, कितना अच्छा यूट्यूब चैनल है, कितने अच्छे टॉपर वहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं। हमें वो फॉलो नहीं करनी, क्योंकि उसने हमें मोटिवेशन नहीं दिया, क्योंकि उसने हमें राजा नहीं बनाया, क्योंकि उसने हमें नहीं बताया कि भाई यूपीएससी करने से हमारी लाइफ में या आईएएस की क्या पावर है, आईएएस की क्या पावर है, उसने नहीं बताया। उसने बस पढ़ाई की बात करी, हमने वीडियो इग्नोर मारी, क्योंकि हमें देखनी नहीं थी, हमें तो राजा बनना है ना, हम राजा नहीं बन पाए अभी भी। दूसरा, मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। दो चीजें चल रही हैं, फीस ज्यादा है वर्सेस, आपने एक तो कंटेंट ये दिया था, आपने दूसरा कंसेप्ट ये दिया था कि अगर मान लो किसी टीचर से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसका रिप्लाई कैसे करेगा अगर एक कोचिंग में 1000 बच्चे, 500 बच्चे एक बैच में है। दो चीजों को मैं कंबाइन कर रहा हूं और ये रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है इस वीडियो का, ठीक है, कि रूट कॉज क्या है, कोचिंग का रूट कॉज क्या है। वीडियो यहां से शुरू होती है मेन वाली। सर कभी भी आप यूपीएससी की कोचिंग में अंदर जाइएगा, किसी का कोर्स देखिएगा और उनको देखिएगा कि वो पढ़ाते क्या है। मैं बताता हूँ क्या पढ़ाते हैं वो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी का बेसिक फाउंडेशन पढ़ाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं पढ़ाते। ऑप्शनल की बात नहीं करता, ऑप्शनल अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, उसकी फीस अलग है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उस पर किसी दिन बात में। जीएस की कोचिंग की बात करते हैं, ठीक है। पढ़ा क्या रहे हैं वो? 6, 7, 8, 9, 11, 12 का कोर्स। सर 6, 7, 9, 10, 11, 12 का कोर्स मुझे कोचिंग में जाके पढ़ना क्यों पड़ा? वही 8 सब्जेक्ट वो जो पढ़ा रहे हैं वो तो मैंने स्कूल में पढ़ी होंगी, वो मैं कोचिंग में गया क्यों उसे पढ़ने के लिए? मैंने ये सोचा? नहीं सोचा। क्या वो यूपीएससी के नाम पे ऐसा है कि कुछ अलग पढ़ा रहा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। यानी कि क्या पढ़ा रहा है? वो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। समझे आप यहां तक? अब अगर 6 to 12th में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, कुछ समझने में, तो यानी कि दिक्कत क्या थी कि मेरा 6 to 12th एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत डाउन रहा।
मैं 6 to 12 एजुकेशन लेवल मेरा अच्छा नहीं हो पाया, या मैं बोलूँ कि 6 to 12 मुझे सब्जेक्ट ही समझ नहीं आया कि मुझे क्या पढ़ना था क्या पढ़ना नहीं था। यानी कि रीजन क्या निकला इसका, स्कूल एजुकेशनल सिस्टम। स्कूल की एजुकेशन सिस्टम कैसी है मेरी, कॉलेज की एजुकेशन सिस्टम कैसी है मेरी। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सीबीएसई के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, मैं बड़े स्कूलों को छोड़ देता हूँ, आप बड़े लोग हैं नहीं जाते होंगे, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ। आप अगर मान लो किसी सीबीएसई के एक शहर के नामी प्राइवेट कॉलेज में आप जाइएगा, प्राइवेट स्कूल में जाइएगा, वहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि अगर उस स्कूल में 50 टीचर हैं, 50 में से 45 टीचर ऐसे होंगे जिनकी टीचर बनने की प्रायोरिटी लास्ट प्रायोरिटी होगी जब उन्होंने देखा कि ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, चलो टीचर बन जाते हैं। समझे मैं क्या कहना चाहूँ? सर सम्मान टीचर के एकदम सम्मान करते हुए बोल रहा हूँ कि सच्चाई है स्कूलों की। टीचर आजकल वो बनना चाह रहा है जिसने देखा कि ये लास्ट प्रायोरिटी है, चलो टीचर बनता है। ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह मिलते हैं, कुछ अच्छे टीचर होते हैं, उनके लिए फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन वो ही सब्जेक्ट की नॉलेज को क्या आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाइड कर पाते हैं? नहीं कर पाते। वो 6, 7, 8 में भी क्या आपको क्वेश्चंस रटा के भेज देते हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है आपसे। उन्होंने आपकी वो साइंस में भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करी कि ये जेई में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, नीट में या जहां भी जा रहे हैं, वहां भी ये चीजें पूछी जा सकती है। उन्होंने कंसेप्ट क्या दिया, क्वेश्चंस रटो, आंसर रटो और आगे बढ़ो, ये कंसेप्ट दिया हुआ है। यानी कि पहली प्रॉब्लम क्या है स्कूल एजुकेशनल सिस्टम में, टीचर की। टीचर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बेस्ट टीचर कैसे आएंगे, एक प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है। जो फेलियर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है, इसका रूट कॉज ये है, कोचिंग में बच्चा इसीलिए गया क्योंकि वो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ पाया। दूसरी बात करते हैं, अच्छा स्कूल है जो आपका पॉवर्टी वाला स्कूल है, गरीब बच्चा जाए नहीं जाए कोचिंग में, उसकी बात करते हैं। मान लिया अच्छा स्कूल है, डीपीएस है, जो भी ब्रांडेड स्कूल है, नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है, गरीब का बच्चा नहीं जा पाता कि भाई उसकी फीस हाई है। मैंने समझ लिया आपकी बात, कोचिंग में भी सेम रियलिटीज है कि गरीब का बच्चा इसलिए नहीं जा पाता कि भाई वहां की फीस हाई है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख एक पेरेंट के पास नहीं है, वो वहां पे जमा नहीं कर सकता, इसीलिए वो कोचिंग नहीं जा पा रहा। सॉल्यूशन क्या है इसका कि तुम अगर मान लो कोचिंग वाले बोलते आ जाओ तुम गरीब हो हम पढ़ाएंगे तुम्हें, तुम गरीब हो आओ भाई, तुम गरीब हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा जी उनका, वो क्या पढ़ेंगे वहां पे, है ना। सर मैं भी गरीब हूँ, हर कोई गरीब है जाके बोल देगा मैं जो भी यूपीएससी करनी है, मुझे भी यूपीएससी करनी है, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना कि हर गरीब को पढ़ो। अब ये संभव कैसे है, अब ये संभव कैसे है, गरीबों में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अमीरों में भी कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले होते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पढ़ने वाले कौन है। अभी आइडेंटिफाई कैसे करोगे, स्कूल्स के लिए भी और कोचिंग्स के लिए भी, दोनों के लिए बेस्ट प्रोसेस मैंने जो सोचा क्या है, आप मान लो आपने बोला कि एक कोचिंग में 1000 बच्चे लिए जाएंगे या एक स्कूल में 1000 बच्चे लिए जाएंगे, उसमें से 300 बच्चे जो है वो गरीब होंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, 4 लाख से कम है, एक ठीक है, एक ऐसा प्रोसीजर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इनकम सर्टिफिकेट दिया और बोले कि हमारी इनकम इतने से कम है, हमारे बच्चे को ले लो, नहीं, प्रोसीजर ये नहीं है। प्रोसीजर ये होगा कि जैसे मान लो अगर आप कोचिंग के लिए जा रहे हो तो वो आपको एक 200 पेज का, 300 पेज का, 400 पेज का एक बुकलेट दे देंगे कि हम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद इस बुकलेट का टेस्ट लेंगे। अगर कोचिंग में हो तो हम आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखेंगे कि वो आप में कितनी डेवलप है, हमने आपको पढ़ने के लिए दे दी, सिलेबस दे दिया, अगर आप उस पढ़ के टेस्ट को क्रॉस कर पा रहे हो तो आप हमारी कोचिंग में आ जाओ, आपसे फीस नहीं ली जाएगी या एक मिनिमम अमाउंट लिया जाएगा। कोचिंग के लिए सॉल्यूशन हो सकता है। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है वो एकदम साइडलाइन हो जाएंगे। नॉन सीरियस तो बचे ही नहीं ना, है ना भाई, नॉन सीरियस तो बचे ही नहीं। जो आपको पढ़ने के लिए कंटेंट दे दिया उसी में से पेपर आ रहा है 200-400 पेज, तो वो तो आप पढ़ के दिखाओ ना पहले, जब भी तो आप अपनी एबिलिटी प्रूव कर पाओगे कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं। अगर आपने वो एबिलिटी प्रूव कर दिया, आपको कोचिंग मिल गया, आप अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। सेम स्कूल में हो सकता है, अगर मान लो 1000 में 300 बच्चे उन्होंने ऐसे बोल दिया कि हम आपको 100 पेज की बुकलेट दे रहे हैं, इसी में से टेस्ट लिया जाएगा इस क्लास के बच्चों का। अब वो उस टेस्ट को रट के आ रहा है, तो वहां पे भी जो गरीब का बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो लैंप के नीचे पढ़ता हो, चाहे वो जो स्ट्रीट लाइट है उनके नीचे पढ़ता हो, मुद्दा ये नहीं रखेगा। मुद्दा रखेगा कि उसने पढ़ने का जज्बा कितना था, वो उस कंसेप्ट को पढ़ के आया आपके सामने और उसने टेस्ट दिया और टेस्ट क्रॉस किया। उसके बाद एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो क्लास रेगुलर करे, वो स्कूल डेली जाए और वो वहाँ पे अपना बेस्ट रिजल्ट दे। अब सब क्या होता है, जैसे मान लो यूट्यूब पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपने सबको बेनिफिट कर दिया, फ्री की इज्जत नहीं होती, फ्री की कभी इज्जत नहीं होती, ठीक है। अगर सर आप भी अपने सेमिनार फ्री कर दो तो शायद उसकी भी इज्जत ना हो, जो बड़े बड़े, ठीक है। डेली डेली एक चीज आप डेली डेली करो। आपके सेमिनार में मान लो आप एक जगह, आज मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पे भी आप डेली डेली एक सेमिनार करने लोगों, मोटिवेशन वाला हो। पढ़ाई में तो वैसे भी बच्चे कम इंटरेस्टेड होते हैं। आपके आज व्यूज 10 लाख आएंगे, कल को 2 लाख और परसों को आप देखना हो सकता है 1000 व्यूज रह जाए, ठीक है। उसका फायदा क्या हुआ, ना तो वहां से टीचर को पैसा मिला। अगर वहां से यूट्यूब से टीचर को पैसा नहीं मिला तो टीचर आपके पास जाएगा क्यों। दोबारा से मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे कैसे।
आप कैसे कोचिंग को एक जस्टिफाई करोगे कि ये बेस्ट कोचिंग है? यहाँ से कंटेंट कौन अच्छा बनाएगा, टेस्ट सीरीज कौन अच्छी बनाएगा? वो तो आपको मिलने वाले नहीं है। वो तो जो आपने फीस दी 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए दिए, वो तो वहां से उन चीज़ों को निकाल के लेके आना है ना। वहां से उन्होंने उन टीचर्स को पैसा दिया, वहां से उन कंटेंट डेवलपर को पैसा दिया, वहां से नोट्स मेकर जो उनको पैसा दिया, वहां से पैसा मिला। यानी कि कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि जो मेहनत करे बस उसी को मिले, फ्री में किसी को ना मिले, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। ये एक सॉल्यूशन है जो मुझे लगा कि, यानी कि एक सॉल्यूशन क्या है, आपको सबसे पहले जो स्कूल एजुकेशनल प्रॉब्लम है वो सुधारनी है। कोचिंग, आप बोलो कि मैं कोचिंग को बंद करा दूं, कोचिंग बंद नहीं हो पाएंगी सर, नहीं हो पाएंगी। आप यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करके, मैंने पहले बोला, आप किसी को जबरदस्ती नहीं धकेल सकते कि भाई आप ये काम करो। लेकिन अगर आपने स्कूल एजुकेशनल सिस्टम को सुधारने की कवायद शुरू करी, कोचिंग खुद पे खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कितना भी कुछ महंगा कर दो, है ना, अगर बंदे को वो लेना है तो वो लेना ही है। लेकिन अगर आप महंगा कर दो एक जगह से और दूसरी जगह बोलो कि भाई यहाँ पे मेहनत करके तुझे मिलेगा, वो वहां से मेहनत करके ले लेगा। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि स्कूल एजुकेशनल सिस्टम पे हम पहले फोकस करें, कोचिंग पे बाद में फोकस करें। क्योंकि कोचिंग रियलिटी जो ये रियलिटी है, इसे सुधारना, इसे एकदम चेंज करना ज़्यादा कठिन है स्कूल एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करने की बजाय। तो पहले स्कूल एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं, जो मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे या जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, वो सपना तक नहीं सोचते यूपीएससी का। रीजन पता है क्या होता है? क्योंकि उनको कभी इस बारे में सपने दिखाए ही नहीं जाते उनके स्कूल्स में। और स्कूल में सपने कौन दिखाएगा? टीचर्स। टीचर्स वो सपने दिखाते ही नहीं है, वो उनके माइंड में डालते ही नहीं है कि भाई तुम ये चीज करो। ठीक है, और वो गलती किसकी है? पेरेंट की गलती नहीं थी वहां पे आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं, कोचिंग्स की भी गलती नहीं। कोचिंग सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने देखा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसलिए कोचिंग चल रही है ना। वहां पे गलती थी टीचर्स की, वहां पे गलती थी स्कूल एजुकेशनल सिस्टम की, वहां पे गलती थी कि हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। तो इस प्रॉब्लम पे हम पहले फोकस करें, तो कोचिंग में आप भविष्य सुधारोगे 2 लाख बच्चों का, 10 लाख बच्चों का। और स्कूल एजुकेशनल सिस्टम से आप जो बचपन सुधारोगे भारत के हर बच्चे का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक ही सॉल्यूशन हो सकता था आपकी वीडियो के लिए। बाकी तो आप जो बोले वो सही। ठीक है, और करते हैं यहाँ पे वीडियो को खत्म। आप भी बताइएगा ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, क्या मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं है स्कूल एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट जाते जाते लाइक या कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइब कर नहीं बोलूँ तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि ये वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी सोच रहे थे सब्सक्राइब कर बोलूँ, चलो तो बोल दिया, कर दो यार सब्सक्राइब, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।